साहित्य अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में करेंगे हिंदी भाषा के विकास से संबंधित क्लास नंबर 3, क्योंकि 2 क्लास हम पहले कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ है सामान्य हिंदी से संबंधित लुसेंट बुक को आधार बना करके जो है हम एक टॉपिक को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सामान्य हिंदी से संबंधित जिस भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या किसी भी स्टेट में पूछी गई परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की भी परीक्षा हो, तो सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। जहाँ पर भी साहित्य और व्याकरण से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो या फिर जो लेखपाल की परीक्षा हो या फिर कोई अन्य परीक्षा कोई भी हो जिसमें साहित्य और जो है व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर ये क्लास जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी। क्योंकि लुसेंट बुक जो है हमारी उनमें इम्पोर्टेंट तथ्य दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं तथ्यों में से आपको परीक्षा में प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। क्लास नंबर 3 हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ था। 2 क्लास के अंतर्गत हमने देख लिया था कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत निकली, फिर पाली निकली, फिर प्राकृत और फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश के बाद जो है अवहट। कल की क्लास में हमने अपभ्रंश और अवहट भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को किया था। आज की हम शुरुआत करते हैं। अवहट के बाद जो है हमारी हिंदी का विकास हुआ, हिंदी भाषा निकली और हिंदी में भी हमें कई रूप देखने को मिले। सबसे पहले प्राचीन हिंदी, पुरानी हिंदी, सबसे पहले प्राचीन हिंदी या इसे पुरानी हिंदी भी कहा जाता है, प्रारंभिक हिंदी भी कह सकते हैं या आरंभिक हिंदी भी कहा जाता है या फिर आदिकालीन हिंदी भी इसको कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है मध्यकालीन हिंदी निकल कर आई। उसके बाद जो है आधुनिक हमारी हिंदी आई जिसमें हम खड़ी बोली का विकास हुआ। तो इस प्रकार से किस प्रकार से हिंदी का विकास हुआ क्लास में पढ़ते हुए एक तथ्यों को एक जो है पॉइंटों को समझते हुए हम शुरुआत कर लेते हैं। प्राचीन या पुरानी हिंदी या प्रारंभिक, एक सेकंड भाई, या प्रारंभिक हिंदी या आरंभिक हिंदी या आदिकालीन हिंदी कह सकते हैं। सबसे पहले मध्य देशीय भाषा परंपरा की विशिष्ट उत्तराधिकारी होने के कारण हिंदी का स्थान आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में सर्वोपरि है। जो हिंदी का स्थान है, ये जो आर्य भाषाएं रहे, भारतीय आर्य भाषाओं भी 3 भागों में बटी हुई थी। कौन कौन सी? सबसे पहले प्राचीन आर्य भाषा, फिर आई हमारी मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर आई हमारी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत हमने पढ़ा था संस्कृत को, संस्कृत के अंतर्गत वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, दोनों ही प्राचीन आर्य भाषाओं में शामिल हैं। उसके बाद जो है मध्यकालीन आर्य भाषाओं में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को हमने देख लिया था। लेकिन जो हिंदी हमारी है तो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत आएगी और हिंदी का स्थान जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसमें सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन हिंदी से अभिप्राय। कई बार पूछ लिया जाता है प्राचीन हिंदी से अभिप्राय क्या है, तो अपभ्रंश अवहट के बाद की जो भाषा है वही जो हमारी प्राचीन हिंदी भाषा कहलाई। अपभ्रंश या अवहट के जो बाद की भाषा है वो कौन सी भाषा रही? प्राचीन हिंदी भाषा। और अवहट या अपभ्रंश को तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नाम भी दिया है, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। तो देख लेते हैं आगे। हिंदी का आदिकाल हिंदी भाषा का शिशुकाल कहा जाता है, यानी हिंदी का जो आदिकाल है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं भैया, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। हिंदी का आदिकाल, हिंदी का जो आदिकाल है वो हिंदी का शिशुकाल भी कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी भाषा का शिशुकाल किसे कहा जाता है, तो हिंदी का आदिकाल जो है हिंदी भाषा का शिशुकाल माना है। उसके बाद यह काल था जब अपभ्रंश अवहट का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। उस समय जो है अपभ्रंश या अवहट का जो प्रभाव है वो हिंदी भाषा पर दिखाई दे रहा था, मौजूद था। हिंदी की बोलियों के निश्चित व स्पष्ट रूप विकसित नहीं हुए थे। जो हिंदी की जो बोलियां हैं
उसके विकसित और स्पष्ट रूप वहाँ से विकसित नहीं हुए थे। जैसे हमने अपभ्रंश भाषाओं को देखा था कि शोरशैनी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली, जैसे पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ। शोरशैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली, फिर शोरशैनी अपभ्रंश से ही हमें राजस्थानी हिंदी देखने को मिली, फिर शोरशैनी अपभ्रंश से ही गुजराती हिंदी निकली। इस प्रकार से जो है अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी से जो आगे हम पढ़ेंगे बोलियाँ कौन कौन सी निकली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इस प्रकार हमने जिस प्रकार से किस प्रकार हिंदी का जो विकास हुआ, अपभ्रंश से ही जो है हिंदी का विकास होने लगा। अलग अलग अपभ्रंश भाषाओं से अलग अलग जो है उपभाषाओं का विकास हुआ, तो उन्हीं से हमारी जो है हिंदी भाषाएं निकली। तो किससे कौन सी निकली, एक चार्ट के माध्यम से हम फिर एक बार आगे रिवाइज करेंगे बिल्कुल डिटेल से। पहले कल की क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में कि शोरशैनी अपभ्रंश से किसका विकास हुआ, या पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ शामिल है, या पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली। इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक तथ्यों को आप अगर समझ लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो तो समझ बेस के होंगे, आप आसानी से उनका आंसर लगा सकोगे। तो देख लेते हैं आगे हिंदी की व्युत्पत्ति, यानी कि हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी का उद्भव किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार माना जाता है। तो देख लेते हैं, यहाँ से इन पॉइंटों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी शब्द व्युत्पत्ति, हिंदी शब्द की जो व्युत्पत्ति का मतलब होता है उत्पत्ति या उद्भव होना, भारत के उत्तरी पश्चिमी के प्रवाहमान सिंधु नदी से संबंधित है। यानी कि जो भारत के उत्तर पश्चिम में एक सिंधु नदी है, उसी से संबंधित है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सिंधु नदी से, ये आपको ध्यान रखना है। और सिंधु नदी कहाँ है, भारत के उत्तर पश्चिम में। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अधिकांश विदेशी यात्री और आक्रांता उत्तर पश्चिम सिंह द्वार से ही भारत आए थे। माना जाता है कि अधिकांश जो विदेशी यात्री है वे उत्तर पश्चिम से ही भारत के अंदर जो आए थे, और भारत में आने वाले इन विदेशियों ने जिस देश के दर्शन किए वह वह सिंधु का देश था। यानी कि जिस देश के जो भारत में ये जो यहाँ से उत्तर पश्चिम से आने वाले जो विदेशी लोग थे, जिस देश के दर्शन किए वह सिंधु का देश था। यानी ईरान फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे। ईरानी सिंधु को हिंदू कहते थे। यानी कि जो ईरानी लोग थे वे सिंधु को क्या कहते थे, हिंदू कहते थे। और सिंधु, इसी प्रकार से जो है हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। किस प्रकार से, कि जैसे सिंधु जो शब्द है उससे निकला हिंदू, और स का बन गया है, तो अर्थात जो है ध का बन गया द, तो में परिवर्तन होता चला गया, और पहली जो प्रवृत्ति के अनुसार ध्वनि परिवर्तन हो गया। जो ध्वनि परिवर्तन के ही कारण जो है जो सिंधु का जो है हिंदू बन गया, और हिंदू से क्या बन गया, हिंद बन गया। इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। ये पूछा हुआ है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सिंधु शब्द से क्या बन गया, हिंदू, और हिंदू से बन गया हिंद, हिंद से बन गया हिंदी, फिर जो है हिंद से क्या बन गया, हिंदी। इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हो गई। और हिंदी का अर्थ है हिंद का। जो हिंदी, अगर ये पूछ लिया जाए हिंदी का अर्थ क्या है, तो हिंदी का अर्थ है हिंदी का अर्थ है। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद देश के निवासियों के अर्थ में हुई। आगे चलकर यह शब्द हिंद की भाषा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इसी प्रकार से जो है हिंद की भाषा को क्या कहा गया, हिंदी। तो इसी प्रकार हिंदी का विकास हुआ। उपयुक्त बातों में 3 बातें समझ में आती है। तो शुरुआत से फिर एक बार से जो ये पैराग्राफ में हमने जो ये बातें पढ़ी, बिल्कुल शॉर्टकट में अगर आप समझना चाहो तो इस प्रकार समझ सकते हो कि हिंदी शब्द का विकास कई चरणों में हुआ। पहले सिंधु नदी, यानी सिंधु नदी के होने के कारण सिंधु से बना हिंदू,
और हिंदू से बना फिर हिंद, हिंद में लग गई ई की मात्रा तो बन गया हिंदी। जो ईरानी लोग थे वे सिंधु को हिंदी कहते थे। ये भी पूछा जा सकता है किन लोगों के उच्चारण के कारण जो है सिंधु को हिंदू कहा गया या हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ये ईरानी लोगों ने नाम दिया था। आपको ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है न कि हिंदी भाषा का। ये भी पूछा जा सकता है कि ये हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा का है। कई बार पूछा जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये उर्दू किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द जो है ये मूलतः फारसी का है, क्योंकि ईरानी लोग थे तो ईरानियों ने ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति की थी। तो जाहिर सी बात है हिंदी जो शब्द है वो फारसी का है न कि हिंदी भाषा का। उसके बाद और जो उर्दू शब्द है वो तुर्की का है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं आगे। यह ऐसी ही है कि जैसे बच्चे हमारे घर में जन्मे और उसका नामकरण हमारा पड़ोसी रखे, यानी पड़ोस के देश ने ही इसका नामकरण किया है हिंदी का। हालांकि कुछ कट्टर हिंदी प्रेमी हिंदी शब्द की उत्पत्ति हिंद भाषा में ही दिखाने की कोशिश करते हैं। हनन करने वाला, दु मतलब दुष्ट, यानी कि हिंदू अर्थात दुष्टों का हनन करने वाला। कुछ लोगों का भी मानना है ये सर्वमान्य नहीं है, कुछ लोगों का मानना है, लेकिन सर्वमान्य तौर पर अगर बिल्कुल ये पूछ लिया जाए हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है तो सिंधु से। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाई हिंदी जो भाषा में ही जो दिखाने का प्रयास किया है हिंदी शब्द की उत्पत्ति को, हिंदी भाषा में ही किस प्रकार से उन्होंने दिखाया है कि हिन का मतलब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि हनन करने वाला, और दु का मतलब इन्होंने बता दिया दुष्ट। तो दुष्टों का जो हनन करता है वही हिंदी कहलाया। इस प्रकार से हिंदी हनन करने वाला हिंदू और उन लोगों की भाषा जो रही वो हिंदी कहलाई। हीनो दु दलन, यानी हिंदू अर्थात हीनों का दलन करने वाला और हिंदू और उसकी भाषा हिंदी। चूँकि इन व्युत्पत्तियों के प्रमाण कम और अनुमान अधिक है इसलिए सामान्यतः इन्हें स्वीकार नहीं किया गया। ये मैंने आपको बताई था। कुछ विद्वानों के अनुसार माना गया है, इनके प्रमाण में देखने को नहीं मिले, अर्थात इसे स्वीकार नहीं किया गया। तो देख लेते हैं आगे। हिंदी शब्द के दो अर्थ माने जाते हैं। कौन कौन से? हिंद देश के निवासी, और दूसरा है जैसे कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इकबाल द्वारा रचित ये पंक्ति है। और हिंदी की भाषा, हाँ यह बात अलग है कि अब यह शब्द इन दो आरंभिक अर्थों से पृथक है, यानी कि अलग हो गए हैं। इस देश के निवासी संप्रदाय के एक सेकंड भाई, दूसरे पेज पर आ गए हम। इस देश के निवासी को अब कोई हिंदी नहीं कहता बल्कि भारतवासी, हिंदुस्तानी आदि भी कहते हैं। दूसरे, इस देश के व्यापक भाषा के अर्थ में भी अब हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि भारत के अनेक भाषाएं हैं, भारत के अंतर्गत अनेक भाषाएं हैं जो अब हिंदी नहीं कहलाती। बेशक ये अभी हिंदी की भाषाएं हैं, लेकिन जो ये केवल हिंदी ही नहीं, इन्हें हम पंजाबी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी आदि नामों से भी पुकारते हैं। इसलिए हिंदी की इन सब भाषाओं के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो एक एक पॉइंटों से, एक एक जो लाइनों से आपको यहाँ पर प्रश्न देखने को मिलेंगे कि किस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, किसके द्वारा जो है किन्होंने कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति को, जैसे सिंधु से हिंदू नाम निकाला तो ईरानियों की देन है। हिंदी शब्द किस भाषा का है तो फारसी भाषा का है। तो एक एक शब्दों से, एक एक मतलब लाइनों से आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा। इसलिए इस बुक को हम बहुत ही अच्छे से रीड करते हुए, साथ के साथ इसमें दिए गए अभ्यास प्रश्नों को भी करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे। सामान्य हिंदी संबंधी जो बच्चा तैयारी कर रहा है, सामान्य हिंदी से संबंधित जिस परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो वीडियो आपको पसंद आती है भाई, लगता है कहीं ना कहीं आपके लिए परीक्षा में
जो है मददगार साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलेगा। तो देख लेते हैं प्रमुख रचनाकार। प्रमुख रचनाकार की जब हम बात करें तो हिंदी शब्द भाषा विशेष का वाचक नहीं, बल्कि यह भाषा समूह का नाम है। जो हिंदी शब्द जो है वो भाषा समूह का नाम है, किसी एक भाषा विशेष का जो नाम नहीं है। हिंदी जिस प्रकार समूह का नाम है, उसमें आज के हिंदी प्रदेश क्षेत्र 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां शामिल हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी प्रदेश या क्षेत्र में कितनी उपभाषाएं व कितनी बोलियां शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है 5 उपभाषाएं हैं। 1 सेकेंड भाई। 5 उपभाषाएं हैं और 17 बोलियां हैं। कई बार आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं आपको 18 बोलियां भी देखने को मिलेगा, लेकिन केवल 17 बोलियां हैं, 5 उपभाषाएं हैं, ये आपको समझ लेना है। बढ़ते हैं आगे। बोलियों में कौन कौन सी बोलियां शामिल है? ब्रज भाषा, अवधी व खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। यानी कि जो 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां हैं, उन बोलियों में जो ब्रज भाषा और अवधी एवं खड़ी बोली को आगे चलकर मध्यकाल में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल के जैसे कि ब्रज भाषा के अंतर्गत भी हमें बहुत सारा साहित्य देखने को मिला, अवधी भाषा में भी रचनाएं लिखी गई और खड़ी बोली में भी अपना साहित्य देखने को मिला। तो इस प्रकार से देख लेते हैं ब्रज भाषा से संबंधित। ब्रज भाषा जो है प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा अपभ्रंश अवहट से ही जीवन रस लेती है। यानी कि ब्रज प्राचीन हिंदी काल में ब्रज भाषा का जो विकास हुआ, ब्रज भाषा में कि जो है अपभ्रंश या अवहट से ही जीवन रस लेती है। यानी कि अब ब्रज भाषा के अंतर्गत, कहने का मतलब ये है, ब्रज भाषा के अंतर्गत अपभ्रंश और अवहट की जो है शब्द हमें देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। अपभ्रंश अवहट की जो रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जा सकता है। यानी कि अपभ्रंश और अवहट की रचनाओं में ब्रज भाषा के फूटते हुए अंकुर को देखा जाता है। यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में जब हम देखें तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो जो कि जिसके अंतर्गत जो है इसकी जो भाषा रही है वो रही है डिंगल पिंगल। आदिकाल के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो डिंगल पिंगल है। डिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश शब्द प्लस में राजस्थानी भाषा के शब्द, और पिंगल का मतलब होता है अपभ्रंश के शब्द और प्लस में ब्रज भाषा के शब्द। तो इसमें जो है इस पिंगल के अंतर्गत हमें पृथ्वीराज रासो में ब्रज भाषा के शब्द भी हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि अपभ्रंश अवहट की जो रचनाएं हैं उनमें ब्रज भाषा के हमें फूटते हुए अंकुर दिखाई देता है। तो इसके बाद बात करें आगे तो देख लेते हैं कि साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना गया है, जिसमें जो सबसे पहले अपभ्रंश के जो शब्द जो प्राचीनतम साहित्य जो ब्रज भाषा साहित्य के जो हमें ब्रज भाषा साहित्य हमें उस साहित्य में देखने को मिला है वो है पद्युम चरित्र, और सुधीर अग्रवाल के द्वारा पद्युम चरित्र नामक जो ग्रंथ में हमें यहीं से जो है ब्रज साहित्य का जो है अंकुर दिखाई देने लगा था। उसके बाद बात करें अवधी की। 1 सेकेंड भाई। उसके बाद बात करें भाई अवधी भाषा की। तो अवधी की पहली कीर्ति मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोर कहा 1370 ईस्वी मानी जाती है। यानी कि सूफी कवियों ने जो है अवधी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है। उसमें अगर पहली रचना की बात करें तो मुल्ला दाऊद द्वारा चंदायन। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है तो चंदायन किसकी रचना है, तो मुल्ला दाऊद जी की है। तो मुल्ला दाऊद जी की जो रचना चंदायन है वो अवधी भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। और ये जो है लोर कहा भी या लोर कथा भी इसे कहा जाता है चंदायन को। उसके बाद बात करें आगे।
अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है? तो मुल्ला दाऊद जी द्वारा चंदायन। अगर विद्वान के अनुसार पूछ लिया जाए तो राम कुमार वर्मा जी ने अवधी भाषा की जो रचना है चंदायन मुल्ला दाऊद जी द्वारा रचित, उसे तो अवधी भाषा की प्रथम रचना माना और मुल्ला दाऊद जी को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना। किन्होंने? राम कुमार वर्मा ने। ये भी तथ्य आपको ध्यान रखना है। साथ साथ उसके बाद इसके उपरांत अवधी भाषा के साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। इसके बाद जो है जितनी भी जो रचनाएं लिखी गई, सूफी कवियों ने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि वो चित्रावली, हंसावली और जो है उसके बाद जो है और अन्य काफ़ी सारी रचनाएं हैं भाई अवधी भाषा से संबंधित, जैसे मधुमालती और सत्यवती कथा ईश्वरदास जी द्वारा। तो काफ़ी सारी रचनाएं हैं जिसमें जो कि अवधी भाषा में लिखी, सूफ़ी कवियों ने, खासकर सूफ़ी कवियों ने जो रचनाएं लिखी है वे अवधी भाषा में ही लिखी गई है। तो अवधी कवि जो पहली रचना मुल्ला दाऊद द्वारा चंदायन को माना जाता है। उसके बाद जो है काफ़ी सारी रचनाएं आई। 1501 में जो है लिखी गई, फिर है 1503 में लिखी गई, फिर चित्रावली 1773 में लिखी गई। इस प्रकार से काफ़ी सारी रचनाएं हमें देखने को मिली अवधी भाषा की। और उसके बाद बात करें, और उसके बाद जैसे कि आदिकाल में तो हमें देखने को मिली, साथ ही जो है हमें भक्ति काल के अंतर्गत भी रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास जी ने एक बड़ा महाकाव्य लिखा है रामचरितमानस, ये भी अवधी भाषा में लिखा। और तुलसीदास ने अपनी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों में रचनाएं लिखी। वे आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कौन सी रचना तुलसीदास जी द्वारा रचित ब्रज भाषा की है, कौन सी रचना उनकी अवधी भाषा की है। तो ये मैं आपको ट्रिक के साथ आपको याद करा दूंगी कि अगर तुलसीदास जी की रचनाएं पूछ ली जाए और उनकी रचनाओं की भाषा पूछ ली जाए, कौन सी रचना किस भाषा की है, वो आपको जो है ट्रिक से आपको समझ आ जाएगा कि हमें किस प्रकार ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें आगे, देख लेते हैं, क्योंकि अभी हम आगे की चीज़ों को करने लगेंगे यहाँ पर, तो जो है वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी और हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। हम कर रहे हैं बात से केवल अवधी भाषा के हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की, जिसमें कि अवधी भाषा से संबंधित हमने ये देखा कि जो हिंदी भाषा का विकास है, जो भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं के अंतर्गत हमारा जो हिंदी भाषा का विकास हो रहा था, तो हिंदी भी 3 भागों में बटी हुई थी, पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। पुरानी हिंदी के अंतर्गत हमने ब्रज भाषा से संबंधित देखा और अवधी से संबंधित भी देख लिया कि कौन सी जो है प्रमुख रचना रही और कौन सा पहला कवि माना जाता है। और उसके बाद जब हम खड़ी बोली की बात करेंगे, तो ये प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से ही उसके आदि रूप या बीज रूप का आभास होने को मिलता है। यानी कि खड़ी बोली का भी जो है प्राचीन हिंदी में जो है हमें आभास मिल गया था। कहाँ पर मिला था ये हमें, जैसे कि हमने खुसरो की जो कविताएं लिखी थी, खड़ी बोली के प्रमुख जो पहले कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो, तो खुसरो की रचनाओं में और सिद्धों की रचनाओं में, नाथों की रचनाओं में, इनमें अधिक वर्णन नहीं था। खड़ी बोली पूरी तरह खड़ी बोली का प्रयोग नहीं किया, लेकिन कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासों में कुछ शब्द ही ब्रज भाषा से संबंधित थे, इसी प्रकार से जो है आदिकाल में जो ये रचनाएं थी, इन रचनाओं में कुछ शब्दों का प्रयोग करते हुए खड़ी बोली का जो है प्रयोग किया था। तो देख लेते हैं कि इनमें हमें देखने को मिलता है पुरानी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली का जो शब्द मिलते हैं। तो देख लेते हैं, प्राचीन हिंदी काल में रचित खड़ी बोली साहित्य में खड़ी बोली के आरंभिक प्रयोगों से उसके आदिकालीन रूप जो है सरहप्पा आदि सिद्धों के में देखने को मिले, गोरखनाथ के रचनाओं में हमें देखने को मिले, नाथों में देखने को मिले, और अमीर खुसरो तो थे ही खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि, जैसे कि उन्होंने जो है
अपनी पहेलियाँ मुकरियाँ जो है खड़ी बोली में लिखी थी। उसके बाद है सूफियों में जयदेव, नामदेव, रामानंद आदि संतों की रचनाओं में भी हमें थोड़े थोड़े देखने को मिले। उसके बाद इन रचनाओं में इसमें अपभ्रंश अवहट से निकलती हुई खड़ी बोली स्पष्ट दिखाई देती है। यानी पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल पूरी तरह से खड़ी बोली का प्रयोग किया, लेकिन उसमें जैसे अपभ्रंश और अवहट से निकलती हुई किस प्रकार से जो है हिंदी का विकास होता हुआ दिखाई दिया। ये क्योंकि अपभ्रंश और अवहट से ही के बाद ही हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ था, और उससे पहले जो है अपभ्रंश से पहले हमारी जो चली हुई थी प्राकृत भाषा, और प्राकृत से पहले थी हमारी पाली, और पाली से पहले थी हमारी लौकिक संस्कृत, और उसके से पहले थी हमारी वैदिक संस्कृत। किस प्रकार से हिंदी निकली और किन अपभ्रंश से जो है किस बोली हिंदी जो उपभाषाओं का विकास हुआ, और वहाँ से किन किन कौन कौन सी बोलियाँ निकल कर सामने आई, इन सभी तथ्यों को हम जो है जहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सभी तथ्यों को करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सामान्य हिंदी से संबंधित यहाँ से जो है 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से संबंधित। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी के अंतर्गत जो ब्रज भाषा, अवधी व खड़ी बोली में किस प्रकार से निखार हुआ, कौन सा रूप जिस पर मतलब कौन कौन सी रचनाएं लिखी जाने लगी भक्ति काल के अंतर्गत खड़ी ब्रज भाषा में कौन सी रचनाएं आई, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है मध्यकालीन हिंदी के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक कालीन हिंदी को। इस प्रकार से हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित जो लुसेंट बुक को आधार बना करके हम संपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए करेंगे। थोड़ा सा जल्दी और वीडियो को थोड़ी और लंबी करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, और आपका रिस्पांस मैं जानना चाहूँगी कि आपको वीडियो कैसी लगी। पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।